हाँ दोस्तों नमस्ते। आज फिर हमारे YouTube चैनल जीवी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं सामान्य विज्ञान में आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान का टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले बच्चों ये होता क्या है, यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र एज ए परिवहन है। रुधिर का परिवहन होता है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करती थी। दोस्तों मानव में देखता हूं मैं ये परिसंचरण तंत्र। आज हम मानव में देखेंगे। मानव में दोहरा एवं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा इसलिए है कि ये रुधिर जो है मानव शरीर में दो बार गुजरता है, हृदय से दो बार गुजरता है। और बंद इसलिए है क्योंकि रुधिर जो है वो रुधिर वाहिनी में बहता है, अर्थात सीरा, धमनी एवं केशिकाएं होती हैं, इनसे या इनके अंदर बहता है। इसलिए ये बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में जो परिसंचरण तंत्र देखें हम तो तीन भागों में इसे मैं विभाजित करता हूं। सबसे पहले है रुधिर। कौन है दोस्तों? रुधिर या रक्त, जिसे हम ब्लड कहते हैं। दूसरा है हृदय या हार्ट कहते हैं। तीसरा है रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां दोस्तों दो प्रकार की पढ़ेंगे हम। मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: सीरा, धमनी और केशिकाएं। मुख्य रूप से सीरा और धमनी के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो अब हम आते हैं सबसे पहले रुधिर या रक्त के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो मैं लेता हूं सबसे पहले आवे रुधिर या रक्त। दोस्तों जो रुधिर है या रक्त है, इसे हमें निम्न दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है प्लाज्मा, या इसे मैं सीरम कहता हूं, जो कि रुधिर का 55% भाग है। कितना है? 55%। और दूसरा जो पार्ट है वो है रुधिराणु। यह कुल रुधिर का 45% पार्ट है। कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें यह पूछा जाता है कि रुधिर में रुधिराणु कितने प्रतिशत होता है और प्लाज्मा या सीरम कितने प्रतिशत होता है। प्लाज्मा या सीरम जो है वो रुधिर का तरल भाग। कैसा भाग है? तरल भाग है। और सर्वाधिक इसमें देखा जाए पानी अधिकतम मात्रा में होता है। और रुधिराणु जो 45% हैं, इसमें सबसे ज्यादा
या ये देखूं मैं कि ये ठोस भाग है रुधिर का, यहां पर कणिकाएं पाई जाती हैं, रुधिर कणिकाएं। जो रुधिराणु है या रुधिर कणिकाएं जो होती हैं 45% होती हैं। ये भी रुधिराणु जो हैं वो 3 भागों में विभाजित कर सकता हूं मैं इन्हें। पहला जो है वो है आरबीसी। कौन है? लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी। आरबीसी जो रुधिराणु की 99% होती है। दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। देखिए दोस्तों, आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये नाम नहीं देकर के इनका अन्य नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका जो अन्य नाम है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का भी अन्य नाम पूछा जा सकता है। इसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स। अन्य नाम डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम मैं कह सकता हूं थ्रोम्बोसाइट्स। या बिंबाणु। इस प्रकार से जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्लेटलेट्स नहीं देकर के थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु दे सकता है इनका नाम, डब्ल्यूबीसी नहीं देकर के ल्यूकोसाइट्स दे सकता है, और आरबीसी नहीं देकर के इरिथ्रोसाइट्स कह सकता है। आरबीसी 99%, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु जो दोनों मिलकर के 1% में होते हैं। अब मैं रुधिर की सामान्य बात करता हूं। रुधिर में सबसे पहले देखा जाए तो जो रुधिर है वो इसका जो रंग है वो लाल होता है। रंग कैसा होता है? लाल। और लाल रंग होने का कारण क्या है? हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक है जो कि रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अब तक यहां तक ही लेके चलते हैं। इसके बाद में जो रुधिर है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, ये बात कई बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी पूछ ली गई है। सेकंड ग्रेड में पूछा था इसी से क्वेश्चन कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। रुधिर का जो स्वाद है वो कैसा होता है जी? नमकीन। दोस्तों, रुधिर का स्वाद नमकीन होता है। और रुधिर की जो पीएच देखें तो पीएच होती है 7.4, अर्थात 7.35 से 7.40 के मध्य पीएच होती है। इसका मतलब यह हुआ कि रुधिर की प्रकृति देखें, प्रकृति तो वो हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है रुधिर? हल्का क्षारीय होता है। रुधिर के बारे में और बात करूं मैं यहां पर तो मात्रा की बात करता हूं मैं कि प्रत्येक व्यक्ति में रुधिर की कितनी मात्रा पाई जाती है। यहां पर तो रुधिर की मात्रा देखें तो यहां जो मात्रा है वो रुधिर की मात्रा 4.5 से 5 लीटर के मध्य पाई जाती है। या वजन का 7%। जबकि महिलाओं में देखा जाए बात, महिला में तो महिला में पुरुष की तुलना में 1/2 लीटर रुधिर
कम पाया जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन जो मुख्य एग्जाम में आते हैं वो आते हैं पीएच, प्रकृति, मात्रा पूछ सकता है, और इसमें ये किस प्रकार का उत्तक है, मुख्य रूप से यहां से क्वेश्चन करने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। अब बात करूं मैं रुधिर दाब की। रुधिर जो दाब है, मानव में रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है। देखिए 120/80 mmHg जो रुधिर है, रुधिर दाब है, यदि रुधिर दाब बढ़ता है तो इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, जिसको हाइपरटेंशन, और रुधिर दाब घटता है ब्लड प्रेशर तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। यदि बढ़ता है, बीपी बढ़ती है तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, और बीपी घटती है तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। और देखते हैं, भी हम बात रुधिर की कर रहे हैं हम। जब भी हृदय में, हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल की स्थिति आती है तो एक धड़कन में, जो एक धड़कन में 17 ml रुधिर पंप किया जाता है। हम रुधिर की बात कर रहे हैं। एक धड़कन में 17 ml रुधिर पंप किया जाता है। कितना पंप किया जाएगा? 17 ml रुधिर पंप किया जाता है। रुधिर के अंदर सोडियम क्लोराइड, कौन? सोडियम क्लोराइड या NaCl या नमक का यदि असंतुलन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रक्त दाब भी असंतुलित हो जाता है, अर्थात ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ब्लड प्रेशर का घटना इसी पर निर्भर करता है। और रुधिर दाब का मापन देखा जाए, जो रुधिर दाब है अभी आया था, बताया था हमने 120/80 mmHg होता है। इस दाब का जो मापन किया जाता है, मापन करने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टर लोग जो होते हैं या नर्सिंग कर्मी जो भी होते हैं वो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रुधिर दाब की जांच की जाती है। इसके बाद में रुधिर संग्रहण किया जाता है, अस्पतालों में किया जाता है। हम देखते हैं ये बात बहुत बार कि रुधिर संग्रहण जिसको मैं ब्लड बैंक भी कह सकता हूं, जो ब्लड बैंक या रुधिर संग्रहण केंद्र होता है उसका नाम होता है रेड क्रॉस सोसाइटी। प्रत्येक जिला स्तर पर या जिला अस्पताल के ऊपर रेड क्रॉस सोसाइटी है। इस रेड क्रॉस सोसाइटी में जो रुधिर होता है उसका तापमान कितने टेम्परेचर पर इसे रखा जाता है? वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। कितने दिनों तक इसे काम में लिया जा सकता है? देखिए 30 से 45 दिन तक रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 से 45 दिनों तक ये रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, जिसे हम काम में आसानी से ले सकते हैं। बात कर रहे हैं रुधिर की।
रुधिर जो है और इसमें रुधिराणु जो आ रहे हैं हमारे, उनमें रुधिर नष्ट या इसकी मृत्यु कहाँ होती है, ये देख सकते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है, नष्ट या मृत्यु जो होती है वो होती है प्लीहा या किसमें होती है, तिल्ली में, प्लीहा या तिल्ली। देखिए बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रुधिर नष्ट कहाँ होता है, उनकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा या तिल्ली में। लेकिन ये प्लीहा या तिल्ली के बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं का जो कब्रिस्तान है वो कौन सा है, प्लीहा या तिल्ली। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान या इरिथ्रोसाइट्स का कब्रिस्तान कौन सा है, प्लीहा या तिल्ली। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मानव शरीर का, हालांकि हम हॉस्पिटल के अंदर हम ब्लड बैंक बना रखे हैं, लेकिन मानव शरीर का रुधिर बैंक कौन सा है, तो इसे मानव शरीर का क्या है, रुधिर बैंक, कौन, प्लीहा या तिल्ली। और प्लीहा और तिल्ली है वो है जब भ्रूण अवस्था में बच्चा, जब भ्रूण अवस्था या मैं ये कहूं कि शैशवावस्था में रुधिर का निर्माण कहां होता है, प्लीहा या तिल्ली में। तो भ्रूण अवस्था या शैशवावस्था में रुधिर का निर्माण प्लीहा और तिल्ली में। मानव शरीर का रुधिर बैंक कौन है, प्लीहा या तिल्ली। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कौन है, प्लीहा और तिल्ली। लेकिन रुधिर का निर्माण कहां होता है, रुधिर का निर्माण बोन मैरो, किसमें होता है, बोन मैरो। बोन मैरो बोल दीजिए, या क्या बोल सकते हैं इसको, हमें अस्थि मज्जा भी बोल सकते हैं। तो जो रुधिर का निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा में, या से बोलूंगा मैं बोन मैरो। लेकिन बुढ़ापे में लाल अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन कई बार किया जाता है कि भ्रूण अवस्था या शैशवावस्था में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा और तिल्ली में। बुढ़ापे में कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। और बाकी सामान्य स्थिति में जब युवावस्था होती है उस समय पर अस्थि मज्जा या बोन मैरो में रुधिर का निर्माण होता है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं आगे के लिए यहाँ पर, तो जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर बहता है धमनियों और सिरों में, तो रुधिर क्यों नहीं जमता, तो एक प्रकार की हिपेरिन नाम का जो पदार्थ होता है वो रुधिर को जमने नहीं देता। तो नोट कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रतिस्कंदक पदार्थ, देखिए स्कंदक किसे कहते हैं, स्कंदन किसे कहते हैं। जब भी हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी क्या काम करती है, जब भी हम कट फट जाते हैं वहाँ पर रुधिर का वो थक्का बनाने का कार्य करती है, उसको स्कंदन कहते हैं। लेकिन रुधिर का थक्का नहीं बने उसे हम प्रतिस्कंदक पदार्थ कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए, प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है जो कि हमारी रुधिर वाहिनी में रुधिर को जमने नहीं देता है, हिपेरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिपेरिन।
कृत्रिम रूप से देखें हम तो हम कौन सा क्या डालें, कृत्रिम प्रतिस्कंदक पदार्थ। तो मैं दो के नाम यहां लिख रहा हूं, एक है सोडियम ऑक्जिलेट और एक है सोडियम ऑक्जिलेट और एक दूसरा है पोटेशियम ऑक्जिलेट। पोटेशियम ऑक्जिलेट जो कि हमारे रुधिर जो है उसको जमने नहीं देता है। अब जो रुधिर जो है वो क्या है कि संक्रमित नहीं हो, इस संक्रमण से बचाने के लिए रुधिर के अंदर हमें क्या डालना चाहिए या क्या डालते हैं, सोडियम साइट्रेट, यानी कि रुधिर को संक्रमण से बचाने के लिए। संक्रमण से बचाना है, तो संक्रमण से बचाने के लिए इस रुधिर के अंदर हमें क्या डालना चाहिए उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। तो सोडियम साइट्रेट, क्या डालेंगे, सोडियम साइट्रेट। या तो हम इसके अंदर सोडियम साइट्रेट डाल सकते हैं या हम डाल सकते हैं डेक्सट्रीन। यदि हमने इसके अंदर डेक्सट्रीन भी मिला दिया तो वो रुधिर को संक्रमण से बचा सकता है। अब हमने बात की थी जो रुधिराणु हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या बीमाणु। अब एक एक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर आरबीसी। आरबीसी का देखा जाए तो इसका नाम है लाल रुधिर कणिकाएं। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो किस नाम से होता है, वो इरिथ्रोसाइट्स। अन्य इसका जो नाम है वो है इरिथ्रोसाइट्स। तो अब हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी जो है लाल रुधिर कणिकाएं हैं या इरिथ्रोसाइट्स है, इनके अंदर यानी कि केंद्रक या कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी कि ये इनके अंदर कोशिकांग नहीं पाया जाता है। केंद्रक और कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन जो हैं वो एब्सेंट होते हैं इन द आरबीसी। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है अपवाद के रूप में। सभी स्तनधारियों की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, सभी स्तनधारी प्राणियों की कोशिकाओं के अंदर केंद्रक और जो आरबीसी उनके अंदर केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते सभी स्तनधारी में। लेकिन अपवाद के रूप में देखा जाए तो ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक जो है, केंद्रक और कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में अगली बात मैं कर रहा हूं आरबीसी के लिए इनका जीवन काल की बात करें तो ये 90 से 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है।
इसके बाद में इनके बारे में आगे बात करें तो औसत मात्रा देखी जाए। औसत मात्रा में ये 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रुधिर के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में आगे बात करूं आरबीसी की कमी से क्या होगा और आरबीसी की अधिकता से क्या हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आरबीसी की कमी। यदि आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, या ये भी कई बार पूछा जाता है कि हमारे रुधिर के अंदर लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। वो भी एनीमिया है, क्योंकि लोहे कौन है, आरबीसी की बात है, हीमोग्लोबिन की बात आती है तभी एनीमिया होगा। हीमोग्लोबिन आ जाए, लोहा आ जाए, या आरबीसी की कमी से एनीमिया। लेकिन आरबीसी की अधिकता बात करूं मैं, यदि अधिकता हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, पॉलीसाइथेमिया। कौन सा रोग होगा, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया अर्थात रुधिर जो है वो तरल से गाढ़ा हो जाता है। तरल से कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट की समस्या हो जाती है, हार्ट फेल होने की समस्या आ जाती है। इसलिए आरबीसी की अधिकता होना भी हमारे लिए घातक होती है। आरबीसी का मुख्य भाग देखे जाए, मुख्य भाग देखिए, आरबीसी का मुख्य भाग जो है वो है हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है इसे हम एसपी के द्वारा व्यक्त करते हैं। हीमोग्लोबिन में हीमे का अर्थ क्या होता है और ग्लोबिन का अर्थ क्या होता है। हीम का अर्थ यहां पर होता है लोहा, और लोहा में जो आयरन पाया जाता है, या इसको हम आयरन कह सकते हैं, आयरन या Fe+2 के रूप में, आयरन लोहा या Fe+2 के रूप में होता है, जबकि ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसी कारण से हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारी रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और हीमोग्लोबिन जो है एक व्यक्ति के अंदर कितना होता है, हीमोग्लोबिन है एक व्यक्ति में 12 से 16 ग्राम प्रतिशत, अर्थात 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml में पाया जाता है। लेकिन बात करें पुरुष की और बात करें महिला की, तो मादा के अंदर तो ये 12 से 14 और महिला के अंदर, नर के अंदर ये 14 से 16, 12 से 14, यानी कि महिला में देखा जाए तो 12 से 14 ग्राम प्रतिशत, और पुरुष में देखा जाए तो ये 14 से 16 ग्राम प्रतिशत के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब बात करें हम हीमोग्लोबिन के कार्य की। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, इसका क्या काम करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले देखें तो ये O2 एवं CO2 का परिवहन का कार्य करता है, यानी कि हमारी कोशिका तक ऑक्सीजन का ले जाना और CO2 को वापस लेकर आने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का कैसा है, वर्णक है। इसे हम इस प्रकार से श्वसन वर्णक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, श्वसन वर्णक इसे कहा जा सकता है। इसके रूप में हम देखते हैं सबसे ज्यादा इसका बंधुता किसके साथ होती है, सर्वाधिक बंधुता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहा है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है, सर्वाधिक बंधुता जो है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ। जो पेट्रोलियम साधन
डीजल से जो साधन चलते हैं उनसे जो धुआं के रूप में जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही है। सर्वाधिक जहरीली गैस है, जहरीली विषैली होती है, दमघोंटू होती है, दमघोंटू गैस है। यदि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है, क्योंकि अंगीठी से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये विषैली गैस होती है, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन से, ये गैस हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, जिससे ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन नहीं होने देती और हमारे बॉडी के अंदर रुधिर का आदान प्रदान, रुधिर का आना जाना, परिवहन का काम नहीं हो पाता, अर्थात व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु तक यहाँ तक हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने का कारण क्या है कि पदार्थों का, जो भी पदार्थ हैं उनका अपूर्ण दहन होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इस गैस का बनने का कारण है अपूर्ण दहन, यानी कि जो पदार्थ जलता है या जो रसायन जलता है या जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो जलते हैं तो उनका पूर्णतः दहन नहीं हो पाता, इसी कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और सर्वाधिक विषैली गैस होती है। अब मैं रुधिराणु के रूप में दूसरी जो कणिकाएं लेता हूं, यहां पर ध्यान रखिए, नाम इरिथ्रोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक नहीं पाए जाते, कोशिकांग नहीं पाए जाते, लेकिन अपवाद के रूप में ऊंट और लामा में पाए जाते हैं। जीवन काल कई बार पूछा जाता है। इसके बाद में कमी से एनीमिया पूछा जाता है, अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग जो तरल से गाढ़ा हो जाता है, और हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाता है कि कितने परसेंटेज किसमें होती है, और इसके कार्य के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने चर्चा की, वो बात कर सकता है। आरबीसी के बाद में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका अन्य नाम देखा जाए, क्योंकि आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें अन्य नाम ही पूछा जाता है, और उसका अन्य नाम जो है वो है ल्यूकोसाइट्स। तो हम डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम से अवगत हो गए हैं, उसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। अब बात करते हैं प्रकृति में सभी जो जीव हैं, सभी जीवों की जो डब्ल्यूबीसी है, कोशिकाएं हैं, उनकी डब्ल्यूबीसी जो है, ब्लड है, उनके डब्ल्यूबीसी के अंदर जो हमारा केंद्रक और कोशिकांग हैं वो सभी पाए जाते हैं। केंद्रक और कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं प्रकृति के सभी जीवों में, कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक और कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं इसका जीवन काल। इसका जीवन काल बहुत ही कम समय के लिए होता है, वो होता है 3 से 5 दिन। जबकि हमने अभी आरबीसी के बारे में बात की थी, वहां पर जीवन काल 90 से 120 दिन था। अब इसकी हम औसत मात्रा देखते हैं। क्या देखते हैं? औसत मात्रा। आरबीसी की औसत मात्रा 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर थी। यहाँ पर 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि मात्रा कितनी होती है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या हो सकता है और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से
क्या हो सकता है। बहुत ही बढ़िया। देखो WBC की कमी से आपने देखा है एड्स, और WBC की अधिकता से रुधिर या ब्लड कैंसर हो सकता है। तो WBC की कमी देखी जाए यहाँ पर तो वो होगा एड्स यानी कि ल्यूकोपिनीमिया। मैं कह सकता हूँ इसको ल्यूकोपिनीमिया या इसे कह सकते हैं हम एड्स। जबकि WBC की जो अधिकता हो जाती है, इसकी अधिकता को मैं कह सकता हूँ ल्यूकेमिया। क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया अर्थात रक्त कैंसर। दोनों ही बीमारियां बड़ी ही घातक हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। तो WBC कुछ पढ़ रहे हैं, चिंता वाली बात है। यहाँ पर कमी हो जाए तब भी चिंता, अधिकता हो जाए तभी चिंता वाली बात। कमी से ल्यूकोपिनीमिया अर्थात एड्स रोग होगा, और अधिकता से ल्यूकेमिया अर्थात रक्त कैंसर जैसा रोग हो जाता है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। कार्य की बात करूं, WBC का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो हमारे शरीर के अंदर यह एंटीबॉडी का कार्य करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी का इसके अलावा हमने जहां पर प्लाज्मा या सीरम पढ़ा था वो भी एंटीबॉडी का कार्य करता है, लेकिन यहां पर WBC का जो कार्य है एंटीबॉडी का कार्य करना या रोगाणुओं से लड़ना। या रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है WBC। इसी कारण से इन्हें मानव शरीर की सैनिक टुकड़ियां कहा जाता है या रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। मानव शरीर की सैनिक टुकड़ी या रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछ लिया गया है कि मानव शरीर की सैनिक टुकड़ी या रक्षक कोशिकाएं कौन सी हैं, वो कौन सी हैं। WBC और WBC में भी कह देते हैं लाल रुधिर कणिकाएं और ल्यूकोसाइट्स। तो WBC नाम नहीं दे करके नहीं लाल रुधिर कणिकाएं देगा, RBC दे देगा, प्लेटलेट्स देगा और ल्यूकोसाइट्स दे देगा, तो वहाँ पर हमें आंसर देना है ल्यूकोसाइट्स। इसके बाद में आगे हम चलते हैं कि जो ये WBC है ये दो भागों में इसको मैं बांटता हूँ। WBC इसके जो भाग देखे जाए तो इसके दो पार्ट हैं। एक जो पार्ट है वो कणिका में और एक है अकणिका। कणिका में भाग और अकणिका में भाग। कणिका में भाग में भी 3 प्रकार की होती है और अकणिका में भाग में 2 प्रकार की है। इस प्रकार से यदि भाग पूछे WBC के, यदि ल्यूकोसाइट्स के भाग पूछे कितने भाग होते हैं तो 2 भाग है, एक कणिका में और एक है अकणिका में। लेकिन यदि कुल संख्या पूछे तो कणिका में 3 प्रकार की और अकणिका में 2 प्रकार की। कुल प्रकार पूछे कुल तो वो होती हैं 5 प्रकार के। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में। इसके बाद में हम आगे लेते हैं जब भी मैं रुकूं आप स्क्रीनशॉट ले लिया करूं। WBC के प्रकार WBC
ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूकोसाइट्स WBC को वैसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो भाग है वो कणिका में है, और दूसरा है अकणिका में। कणिका में भाग को हम ग्रेन्युलोसाइट्स कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ग्रेन्युलोसाइट्स। इसे हम ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं एग्रो ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स के जो हैं, इसके हम 3 भाग देख सकते हैं। कितने भाग? 3 भाग है। पहला जो भाग है फिर हम दूसरा पार्ट देखते हैं, फिर हम तीसरा इसका प्रकार देखते हैं, और इसमें 2 भाग होंगे टोटली। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार की होती हैं। और सबसे न्यूट्रोफिलस पहला है इओसिनोफिलस। इसके बाद में मैं बेसोफिलस, और इसमें देखा जाए तो इसके भी हम 2 भाग कर सकते हैं, मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। अब कुल संख्या हो गई 5, 3 + 2। न्यूट्रोफिलस की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, न्यूट्रोफिलस का कार्य क्या है? ये जो न्यूट्रोफिलस है, इसके बारे में मैं बात करूं तो ये टोटल जो हैं WBC उनकी 65% होती है कुल की। दूसरे इसकी बात की जाए तो यह है कि जो न्यूट्रोफिलस है WBC का, जो ग्रेनुलोसाइट्स का जो पार्ट है न्यूट्रोफिलस से, ये क्या करता है? जब भी कोई रोग कारक रुधिर में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, उस समय पर यह क्या करती है कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने का, इंक्रीज करने का कार्य करती है। कौन? न्यूट्रोफिलस। कभी जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग कारक, कोई भी एंटीजन, या मैं कहूं रोग कारक, कोई भी रोग कारक जब प्रवेश करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये टेम्परेचर बढ़ा देती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से या तो वो मर जाता है, या हमें ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग कारक प्रवेश कर गया है। इसके बाद में दूसरा देखते हैं इओसिनोफिलस। जो इओसिनोफिलस है, इसके बारे में बात करें तो ये संक्रमण से बचाने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ये जो एलर्जी है, एलर्जी के प्रति प्रतिक्रिया करने का काम करता है इओसिनोफिलस। संक्रमण का बचाव, संक्रमण से बचाव। दूसरी बात ये कह सकता हूं, जो एलर्जी है, एलर्जी से प्रतिक्रिया करने का काम भी इओसिनोफिलस करता है। इसके बाद में अगला देखते हैं हम बेसोफिलस। जो बेसोफिलस है वो सबसे छोटी, देखा जाए तो ये सबसे छोटी, वह WBC बहुत ही कम मात्रा में है, सबसे छोटी।
कैसी होती है? सबसे छोटी होती है कनिका मेका ग्रेन्युलोसाइट्स, जो कि इस प्रकार से स्थिति देखी जाए तो इस बेसोफिलस का कार्य क्या है? बेसोफिलस हमारे शरीर के अंदर क्या करती है कि बेसोफिलस जो है उसका हम प्रोटीन का निर्माण करती है और इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो मैं यहां पर देख लेता हूं एक बार। तो बेसोफिलस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसोफिलस ये 3 प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है। पहली है हिपेरिन, दूसरी है सीरोटोनिन, तीसरी हिस्टामिन। तो ये 3 प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कर रही है। सबसे पहले जो है हिपेरिन, ये क्या करती है? हमारे शरीर में जो रुधिर वाहिनियां हैं उनमें थक्का नहीं जमने देती, यानी कि प्राकृतिक प्रतिस्कंदक का निर्माण करती है। हिपेरिन ये प्राकृतिक स्कंदक है ये, जो कि रुधिर का थक्का नहीं जमने देती, रुधिर का थक्का नहीं जमने देती है। लेकिन यदि ये देखा जाए कि जो हिपेरिन है, इस हिपेरिन की यदि ये अधिक मात्रा हो जाती है तो ये क्या करती है कि एलर्जी उत्पन्न करती है। अधिक मात्रा यदि अधिक हो जाए तो ये क्या करेगी? एलर्जी। दूसरी बात, जब भी सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन क्या करती है कि हमारा रुधिर जो दाब है, ब्लड प्रेशर, उसको हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ाने का काम, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करती है, अर्थात हाइपरटेंशन। जबकि हिस्टामिन जो है ब्लड प्रेशर को लो करने का काम, अर्थात यहां पर हाइपरटेंशन तो बढ़ा दिया, और ये जो काम कर रही है वो कर रही है हाइपोटेंशन। ब्लड लो हो गया, हिस्टामिन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सीरोटोनिन के कारण से रुधिर का थक्का नहीं जमने देती, या अधिक मात्रा होने पर एलर्जी उत्पन्न होती है, वो होती है हिपेरिन। हिपेरिन एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक का काम भी करती है। इस प्रकार से हमने देखा तीनों के बारे में। न्यूट्रोफिलस 65%, टेम्परेचर बढ़ाना, प्रवेश कर शरीर में रोगाणु प्रवेश करते ही। इयोसिनोफिलस जो है संक्रमण से बचाने का काम करती है और एलर्जी के प्रति, जो भी एलर्जी होती है उनकी प्रतिक्रिया करती है। बेसोफिलस सबसे छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा है। देखा जाए तो बेसोफिलस में 3 प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है, हिपेरिन, सीरोटोनिन और हिस्टामिन। तो इनके बारे में मैंने एक एक को क्लियर कर दिया है। इसके बाद में हम जो आते हैं जो कनिका में और अकनिका में। अकनिका में जो था हमारा एग्रोग्रेनुलोसाइट्स जो थी, उसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं मोनोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोसाइट। आरबीसी जो है डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? वो है मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो है वो शरीर में पाई जाती है 0.5 से 1%। 1% इसकी मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक की जान है लिम्फोसाइट्स। देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स ये भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में देखते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स और बीटा लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और बीटा लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का जो कार्य है वो क्या करता है? एंटीजन के प्रति प्रतिक्रिया करना, यानी कि उसका पता चलाना।
और बीटा लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है बीटा लिम्फोसाइट्स। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं इनका जो प्रशिक्षण केंद्र होता है ये होती है थाइमस ग्रंथि। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि जो टी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र कौन सा होता है, थाइमस ग्रंथि होती है। इसी के साथ आज हमने देखा रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर जो रुधिर वाला पार्ट है, रुधिर कणिकाएं हैं, ये हमने कंप्लीट देख लिया है। आगे वाला पार्ट देखेंगे हम रुधिर वाहिनियां और हृदय के बारे में। तब तक के लिए आप याद कीजिए और हमारा जो YouTube चैनल जीबी एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए आपको नमस्ते और जय भारत, जय हिंद।